क्या हाल है भाई आप सभी के। स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन संस्कृत साहित्य के इस मंच पर। मेरा नाम है आकिफ सैफ़ी। बहुत सारी कक्षाएं हमने की हैं। आज हम भाषा विज्ञान शुरू करने वाले हैं और यूजीसी नेट की 5वीं इकाई में ये विषय लगा हुआ है। इसके साथ एक विषय और है, वो है व्याकरण वाला। व्याकरण का जो आचार्य हैं उनका सामान्य परिचय इसमें लगा हुआ है। मतलब जैसे पाणिनि हैं, कात्यायन हैं, पतंजलि हैं, भर्तृहरि हैं और इसके अलावा बामन हैं, जयादित्य हैं और भी जैसे भट्टोजी दीक्षित हैं, है नी। तो ये है वरदराज आचार्य है, नागेश भट्ट हैं। तो इनका ना सामान्य परिचय इसमें लगा हुआ है। इसी वाली इकाई में है ये जो विषय है, इसी वाली इकाई में है, 5वीं वाली में। तो इसमें भाषा विज्ञान है और व्याकरण के आचार्यों का परिचय है। पहले हम भाषा विज्ञान को समाप्त करते हैं, फिर उसके बाद वो जो विषय है उसको बाद में देखेंगे। वो पूरा का पूरा एकदम निश्चित हो जाइए, वो मैंने टाइप वगैरह कर रखा है सब, और सारा विषय एकदम वो क्लियर है। तो उसको किस दिन एक दिन आकर के बता दिया जाएगा। तो एक दिन में ही मतलब वो जो विषय है वो एक ही दिन में कवर हो जाएगा और उसकी इतनी चिंता नहीं है। भाषा विज्ञान थोड़ा सा लंबा विषय है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन हो सकता है कक्षा चलें। तो धैर्य होकर के कक्षाओं को पूरा देखना है और यदि कक्षा लगती है कि महत्वपूर्ण है तो अपने मित्रों तक शेयर कर देना है। इसके अलावा हमने पहली यूनिट पर मेहनत की है, पहली यूनिट आपको करवाई है, दूसरी यूनिट भी हमने करवाई है, उसमें निरुक्त रह गया है। तो 2-3 कक्षा में निरुक्त हो जाएगा हमारा। और इसके अलावा एक कक्षा प्रातिशाख्य की होगी तो वो भी ख़त्म कर दिया जाएगा। प्रातिशाख्य ये सब मैंने टाइप किया हुआ है मैटर, तो कोई समस्या है नहीं। एक दिन के विषय हैं, एक 2-2 दिन के, तो जल्दी समाप्त हो जाएंगे। यदि हमने प्रारंभ कर दिया है तो फिर कोई चिंता है ही नहीं। आज हमने भाषा विज्ञान शुरू किया है। इससे पहले हमने सांख्यकारिका पढ़ा है, मतलब सांख्यकारिका जो है वो पैरेलल में चल रही है, आज वो भी ख़त्म हो जाएगी। यानी कि आज जो है हम एक भाषा विज्ञान की और एक सांख्यकारिका की अंतिम वीडियो शूट करेंगे। सांख्यकारिका की अंतिम वीडियो है और भाषा विज्ञान की पहली वीडियो आज शूट कर रहे हैं। चलिए, यदि विषय आपको लगता है कि क्लियर हो रहे हैं तो मैं ना यूनिट वाइज लेकर के चल रहा हूँ इन सब चीज़ों को। यदि आपको लगता है कि विषय क्लियर हैं तो अपने मित्रों तक इन कक्षाओं को शेयर कर दें ताकि उन लोगों को भी इन कक्षाओं का लाभ हो सके। चलिए, आज भाषा विज्ञान है तो यहाँ से हम शुरू करेंगे। परिभाषा की बात करते हैं। यदि हम भाषा विज्ञान की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए भाषा की परिभाषा क्या है। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज। परिभाषा की परिभाषा क्या है, ठीक है। भाषा की परिभाषा क्या है। चलिए, तो जो कपिल हैं वो उनका एक ग्रंथ है भाषा विज्ञान और बहुत ही प्रसिद्ध ग्रंथ है और ज़्यादातर उसी के बिंदु इसमें मैंने टाइप किए हैं। कुछ चीज़ें मैंने भाषा विज्ञान डॉक्टर कर्ण सिंह वाली जो पुस्तक है वहाँ से भी लिखे हैं, लेकिन मूल जो सिद्धांत हैं वो इसी वाली पुस्तक से मैंने लिखे हैं जो महर्षि कपिल की है। तो आप इस पुस्तक को मंगा सकते हैं यदि आपको भाषा विज्ञान पढ़ना है, डीप में पढ़ना है। और यदि आप चाहते हैं कि परीक्षा पास हो जाए, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो फिर आप इन PDF से पढ़ सकते हैं। ये आपके लिए मोर देन इनफ होने वाला है। भाषा की परिभाषा के विषय में कपिल कहते हैं, स्फुट वाक् कर्णोपात्तो भाव अभिव्यक्ति साधका संकेतितो ध्वनि व्रात सा भासेति उच्यते बुधेः। सा भासेति उच्यते बुधेः, उसको भाषा कहा गया है विद्वान लोगों ने। किसको भाषा कहा गया है? भाव अभिव्यक्त साधका, भाव को अभिव्यक्त करने का जो साधक है उसको भाषा कहा गया है। और किसको भाषा कहा गया है? संकेतितो ध्वनि व्रात को भाषा कहा गया है, व्रातः। इसके अलावा स्फुट वाक् कर्णोपात्तो, इसको भी भाषा कहा गया है। तो ये कपिल ने इसकी परिभाषा लिखी है, अर्थ वगैरह नहीं लिखा था, तो यही है। चलिए, भाषा की परिभाषा के विषय में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद मिलते हैं। भाई अलग अलग लोग जो हैं वो अपने हिसाब से परिभाषा करते रहते हैं। चलिए, तो भाषा की परिभाषा के विषय में विद्वानों में पर्याप्त मतभेद हैं और अभी तक सर्वसम्मत भाषा का कोई लक्षण हमें देखने को नहीं मिला है। और संगठनात्मक दृष्टि से भाषा शास्त्रियों ने भाषा की परिभाषा की है। बहुत सारी परिभाषाएं भाषा वैज्ञानिकों ने लिखी हैं। तो पहली परिभाषा हम ये देख सकते हैं कि भाई क्या है भाषा। तो हम ये कह सकते हैं सिंपल लैंग्वेज में, सिंपल भाषा में हमें कह सकते हैं कि भाषा जो है वो यादृच्छिक वाचक ध्वनि संकेतों की वह पद्धति है जिसके द्वारा मानव परस्पर विचारों का आदान प्रदान करता है। यादृच्छिक क्या है? रैंडम को यादृच्छिक कहा गया है यहाँ पर। तो रैंडम जो वाचक हैं हमारे जो शब्द निकलते हैं तुरंत,
उनके ध्वनि संकेतों की वह पद्धति है जिसके द्वारा मानव जो है वो परस्पर विचारों का आदान प्रदान करता है। मतलब मैं अपने विचार अपने आपके सामने प्रकट कर रहा हूँ तो वो किसी न किसी भाषा के माध्यम से कर रहा हूँ, इसलिए यहाँ पर इस प्रकार की परिभाषा दी गई है। अब एक होता है भाषा और दूसरा होता है बोली। अब क्या अंतर है दोनों में उसको समझते हैं। भाई जो बोली होती है वो भाषा की छोटी इकाई है। ऐसा समझो कि जो बोली है वो छोटी है और जो भाषा है वो थोड़े से बड़े लेवल पर बोली जाती है। बोली क्या है उसके विषय में बताया गया है कि बोली जो है वो भाषा की छोटी इकाई है। इसका संबंध ग्राम्य मंडल से रहता है। इसमें व्यक्तिगत बोली की प्रधानता रहती है। इसमें घरेलू शब्द होते हैं, देशज शब्दों का भी पर्याप्त प्रभाव रहता है। जो हमारे देसी भाषा के जो शब्द होते हैं, जैसे देसी भाषा के क्या शब्द हो सकते हैं, जैसे मैं आपसे जो वार्तालाप कर रहा हूँ वो एक ऐसी लैंग्वेज है, ऐसी भाषा है जो एकदम शुद्ध लैंग्वेज हम बोल सकते हैं, भाषा बोल सकते हैं इसको मैं भाषा बोल सकता हूँ। लेकिन जो हमारे गाँव में जो जिस प्रकार की शब्दावली का प्रयोग होता है कि इल्लंगा परेकूजा है नहीं, या इसके अलावा इधर को हो जा, उधर चला जा, तो इस प्रकार की शब्दावली हमें ग्रंथों में किसी प्रमाणिक पुस्तक में नहीं देखने को मिलती है। तो ये हमारे व्यवहारिक शब्द होते हैं जिनका व्यवहार हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। तो देखिए इसमें व्यक्तिगत जो बोली होती है उसकी प्रधानता रहती है और इसमें घरेलू और देशज शब्द जो होते हैं उनका प्रयोग जो है वो भरपूर मात्रा में हमें देखने के लिए मिलता है। यह मुख्य रूप से बोलचाल की भाषा होती है। मतलब सामान्य रूप से ये इसमें कोई साहित्य वगैरह आप नहीं रच सकते हैं। भाई आप जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं बोलते समय, इधर आ, उधर चला जा, ये कर ले, वो कर ले, तो इस प्रकार की जो भाषा है इसको हम साहित्य में नहीं लिखते हैं। तो यही सबसे बड़ा अंतर तो यही होता है कि ये जो भाषा होती है, जो बोली होती है हमारी, इसको हम किसी भी साहित्य में नहीं लिख सकते हैं। समझ में आ गया? अब देखिए यह मुख्य रूप से बोलचाल की भाषा है। इसमें साहित्य रचना आदि का अभाव रहता है। मतलब इसमें साहित्य रचना वगैरह नहीं होती हैं। एक भाषा में स्थानीय भेद के आधार पर कई बोलियां प्रचलित रहती हैं। मतलब जो अलग अलग स्थान हैं उनके आधार पर जो बोलियां हैं उनमें भी अलग अलग प्रकार के जो शब्द हैं वो उनमें अलग अलग शब्द हो जाते हैं, ऐसा कह रहे हैं। यानी कहीं पर बुलाने के लिए कुछ और शब्द का प्रयोग किया जाएगा। मतलब भाषा तो सेम ही है, तमिल है, या हमारे यहाँ की बात करते हैं जैसे हमारे यहाँ पर हिंदी बोली जाती है, यानी हमारे यहाँ पर हिंदी बोली जाती है, हरियाणा में हरियाणवी बोली जाती है। इसके अलावा और भी बहुत सारी, जैसे हाँ अपने यहाँ की बात करते हैं जैसे उत्तर प्रदेश है, तो उत्तर प्रदेश में भी यदि हम मेरठ की तरफ चले जाएंगे तो वहाँ पर हिंदी की खड़ी बोली हो जाती है। भाई पता नहीं किस प्रकार से बोलते हैं, लेकिन उनकी जो लैंग्वेज है वो सुनने में बड़ा मज़ा आता है। तो इस तरह की है। और यदि हम थोड़ा सा और नीचे की तरफ जाते हैं, मतलब एटा की तरफ चले जाते हैं, मैनपुरी, इस वाले तरफ साइड चले जाते हैं, उत्तर प्रदेश के इन वाले ज़िलों में चले जाते हैं, जैसे एटा है, मैनपुरी है, अलीगढ़ है, तो ये जो क्षेत्र हैं इसमें भाषा का जो स्तर है वो थोड़ा सा निम्न होता है। जो बोली है, वहाँ की जो बोली है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। हमारे यहाँ की उत्तर प्रदेश में जहाँ हम रहते हैं, जैसे खुर्जा क्षेत्र है, बुलंदशहर क्षेत्र है, हम तो बुलंदशहर क्षेत्र के हैं, यानी बुलंदशहर क्षेत्र में भी खुर्जा क्षेत्र के हैं। तो यहाँ पर जो बोली है, जैसी बोली मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, तो यहाँ पर नॉर्मल इस प्रकार की भाषा का प्रयोग होता है। लेकिन जब हम अन्य क्षेत्रों में जाते हैं, जैसे हम बात करते हैं, अभी मैंने आपसे बात की कि मेरठ की तरफ जाएंगे तो वहाँ पर खड़ी बोली देखने के लिए आपको मिलती है। लेकिन इसके अलावा जब हम दक्षिण की तरफ जाते हैं, नीचे की तरफ, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अलीगढ़ की साइड को जाएंगे, या इससे थोड़ी और नीचे जाएंगे, एटा की तरफ हो जाएंगे, या फिर और थोड़े ही नीचे जाएंगे मैनपुरी की तरफ हो जाएंगे, तो ये भारत के अलग अलग इसके यूपी के अलग अलग ज़िले हैं। तो इनमें जो भाषा है वो बहुत ही ज़्यादा बदली हुई हमें देखने के लिए मिलती है। तो यदि आप इन क्षेत्रों में जाएँ तो उन लोगों को सुनिए, बहुत मज़ा आता है। तो ये होता है भाषा और बोली में सामान्य अंतर। मुझे लगता है आपको ये अंतर समझ में आया होगा। मुख्य अंतर ये मान लीजिए कि जो बोलचाल की भाषा होती है इसको बोली कहा जाता है, और जो नॉर्मल भाषा होती है जैसे हिंदी है, ये एक भाषा है। लोगों में कन्फ्यूज़न भी रहती है लिपि और भाषा को लेकर के। भाई लिपि अलग है और भाषा अलग है। लिपि को भाषा नाम समझिएगा, मैं उसको आपको थोड़ा सा बता देता हूँ क्या स्थिति रहती है, क्या सिचुएशन है। देखो एक चीज़ है इसमें लिपि। भाई पेन चलाओ यहाँ पर। अच्छा ये वाइट पेन है, वाइट पेन है तो कर लेते हैं ब्लैक। देखो लिपि है, दो तीन चीज़ें हैं हमारी, उनको समझ लेते हैं। एक है लिपि, एक है भाषा, और एक है बोली। ये दो तीन चीज़ें हैं, इनको समझ लेते हैं। भाई ये जो लिपि है ये अलग अलग हैं, जैसे ब्रह्मी लिपि है, इसके अलावा देवनागरी है,
ठीक है, देवनागरी है, रोमन है, ये लिपियां हैं। अब जैसे मैं लिखता हूँ यह मेरा घर है, ठीक है, मैंने ये लिखा। तो यदि मैं इसकी बात करूँ तो ये रोमन लिपि में लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है? रोमन लिपि में है। और इसकी यदि मैं भाषा की बात करता हूँ तो हिंदी भाषा है, ठीक है, हिंदी भाषा है। समझ में आया? और इसके अलावा और देखिए 2-3 चीज़ें समझ में आएगा आपको एकदम। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ मेरा नाम आकिफ़ सैफ़ी है, मैं ऐसा लिखता हूँ, मेरा नाम क्या है? आकिफ़ सैफ़ी है। तो ये मैंने देवनागरी लिपि में लिखा है। और इसकी जो भाषा है वह क्या है? हिंदी है, हिंदी भाषा है। ये क्या हो गया? अरे यार गड़बड़, एक मिनट। समस्याएं चरम पर हैं। चलिए, एक सेकंड में इतनी गड़बड़। चलिए, मैं आपको कुछ समझा रहा था, एक बार फिर देख लेंगे। मैंने लिखा था मेरा नाम आकिफ़ सैफ़ी है, मैंने लिखा था मेरा नाम आकिफ़ सैफ़ी है। तो मैं इसकी बात कर रहा था, तो इसमें जो लिपि है वह देवनागरी लिपि है, देवनागरी लिपि है। और यदि मैं इसकी भाषा की बात करूं तो हिंदी भाषा है, ठीक है। अब इसी को मैंने लिखा रोमन लिपि में। रोमन लिपि में यदि मैं लिखता हूं इसको तो कैसे लिखूंगा? देखो, मेरा नाम आकिफ़ सैफ़ी है। तो यदि मैं इसकी बात करता हूँ तो इसकी जो लिपि है वो क्या है? रोमन है। और यदि मैं इसकी भाषा की बात करता हूँ तो हिंदी भाषा है, ठीक है। अब देखो, मैं लिखता हूँ माई नेम इज़ आकिफ़ सैफ़ी, मैंने ऐसे लिखा माई नेम इज़ आकिफ़ सैफ़ी। जब मैं इसकी बात करता हूँ तो इसकी जो लिपि है वो रोमन है, लेकिन जब मैं इसकी भाषा की बात करता हूँ तो इंग्लिश है, ठीक है, इंग्लिश भाषा है और रोमन लिपि है। मुझे लगता है आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी, भाषा क्या है और लिपि क्या है, दोनों में अंतर समझ में आया होगा। इसके अलावा तीसरी चीज़ हमने देखी थी बोली की, तीसरी चीज़ हमने देखी बोली की। तो बोली हमने ऊपर देखी थी कि जो सामान्य बोलचाल की भाषा होती है, सामान्य बोलचाल की भाषा जिसमें साहित्य वगैरह नहीं लिखा जा सकता है, तो इस प्रकार की जो भाषा होती है उसको हम बोली कहते हैं, जिसमें हम आड़े टेढ़े शब्दों का प्रयोग करते हैं। इल्लंग आ जा, इल्लंग चला जा, पल्लंग आ जा, इससे पकड़ ले, ऐसा कर ले, यानी जबकि इस प्रकार की शब्दावली हमारे साहित्य में नहीं होती है। तो इतनी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो बोली, भाषा और क्या था? विभाषा। चलिए, विभाषा जो है वो विभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा थोड़ा विस्तृत होता है। मतलब ऐसा समझो कि पहले आएगी बोली, पहले क्या आएगा? पहले आएगा बोली, फिर आएगा विभाषा। ये प्लस क्यों लगाया है? पहले बोली, फिर विभाषा और फिर आएगा भाषा, ठीक है। तो ये जो भाषा का क्षेत्र है ये बहुत व्यापक होता है। ये समझ लो राज्य स्तर पर बोली जा सकती है, और ये पूरे देश में कहिए, राज्य में कहिए। इसको थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, इसको कर लेते हैं, राज्य में तो होना ही चाहिए, हाँ ठीक है, राज्य कह सकते हैं इसको। और इसको हम कह सकते हैं अपने क्षेत्र में, ये क्षेत्र की, तो ऐसा समझ लो इसको। ये हो गई बोली, ये होगी विभाषा और ये हो गई भाषा। तो इसका जो क्षेत्र है ये थोड़ा कम होता है, इसका थोड़ा सा विस्तृत होता है। और ये जो भाषा है इसका जो क्षेत्र है वो थोड़ा सा, मतलब इसका जो क्षेत्र है एकदम व्यापक होता है, बहुत बड़ा होता है। तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा। देखिए, इस बार इसको पढ़ लेते हैं एक बार। तो विभाषा जो है, तो विभाषा का क्षेत्र बोली की अपेक्षा विस्तृत होता है।
यह एक प्रांत या उपप्रांत में प्रचलित होती है। इसमें साहित्य रचना वगैरह हमें प्राप्त होती हैं, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में नहीं होती हैं। ठीक है, जैसे हिंदी की भी भाषाएँ प्रचलित हैं, खड़ी बोली है, ब्रज भाषा है, अवधी है, भोजपुरी है, और विभिन्न बोलियाँ हैं, राजनीतिक हैं, सांस्कृतिक आदि। तो मतलब ये हैं। मुझे लगता है समझ में आया होगा आपको। और उसके बाद फिर हम भाषा परिनिष्ठ या आदर्श भाषा, चलिए पढ़ लेते हैं। भाई ये जो विद्वान लोग हैं इनको पढ़ना चाहिए, कपिल देव द्विवेदी हैं, इनको पढ़ना चाहिए, पढ़ लेते हैं। मैं तो आपको क्या ही बताऊंगा जो ये बताएंगे। अब देखो, इसको राष्ट्रभाषा या टकसाली भाषा भी कहते हैं। विभिन्न भाषाओं में से कोई एक भाषा अपने गुण गौरव, साहित्य, अभिवृद्धि, जन सामान्य में अधिक प्रचलित या राजाश्रय आदि के आधार पर राज्य कार्य के लिए चुन ली जाती है और उसको राष्ट्रीय भाषा या राज्य भाषा के रूप में घोषित कर दिया जाता है। संक्षेप में बोली, विभाषा और भाषा का अंतर यह कहा जा सकता है कि बोली जो है वो स्थानीय भाषा है, क्षेत्र की भाषा है। इसका क्षेत्र जिला या कमिश्नरी तक ही सीमित रहता है, और जो विभाषा का क्षेत्र है वो थोड़ा सा व्यापक होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है। वह प्रांत में बोली जाती है, यानी इस प्रकार की जो भाषा होती है वो प्रांत में बोली जाती है। और राज्य भाषा या राष्ट्रभाषा के लिए भाषा का प्रयोग उचित है। मुझे लगता है तीनों चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब देखिए, भाषा की उत्पत्ति जो है वो बहुत ही बड़ा विषय है। यहाँ से प्रश्न आता ही आता है, मतलब यहाँ से प्रश्न आ जाता है और महत्वपूर्ण विषय है। तो मुख्य रूप से 11 सिद्धांत इसमें काम करते हैं। 11 अलग अलग मत हैं, ऐसा समझिए। 11 लोग अपने अपने अलग अलग प्रकार से मत रखते हैं कि कोई कहता है भाषा की उत्पत्ति इस प्रकार से हुई होगी, कोई कहता है कि भाषा की उत्पत्ति इस प्रकार से हुई होगी। कोई विद्वान अलग मत देता है, कोई विद्वान अलग मत देते हैं। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के हमारे सामने मुख्य 11 सिद्धांत आते हैं जो भाषा के विषय में बताते हैं कि भाषा की जो उत्पत्ति है वो कहाँ से हुई है। तो मुख्य 11 सिद्धांत हैं। वैसे तो बहुत सारे सिद्धांत पढ़े जा सकते हैं, हो सकते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हमें 11 ही ये याद रखने हैं। अब देखिए, भाषा की उत्पत्ति यह विषय जो है वो अत्यंत उलझा हुआ है। यदि उलझा हुआ ना होता ना तो ये 11 प्रकार के सिद्धांत नहीं आते, एक ही प्रकार का सिद्धांत होता। इससे पता चलता है कि वास्तव में ये जो चीज़ें हैं बहुत उलझी हुई हैं। ठीक है, अब देखिए, इस विषय पर विद्वानों ने जो विचार प्रस्तुत किए हैं वे अपूर्ण हैं, अनिर्णयात्मक हैं। अपूर्ण का मतलब है अधूरे हैं, अनिर्णयात्मक का मतलब है कि उन विचारों को पढ़कर हम कोई निर्णय नहीं ले सकते हैं, और अधिकांश विचार एकांगी हैं, एक ही अंग वाले हैं, और केवल एक मत को मानने से भाषा की उत्पत्ति की समस्या का हल नहीं होता है। कुछ विचार पूर्णतया त्रुटिपूर्ण हैं और कुछ अंशतः, मतलब कुछ विचार ऐसे हैं जो पूरे के पूरे त्रुटि से भरे हुए हैं, उनमें किसी प्रकार का कोई तर्क नहीं है, और कुछ जो हैं उनसे कहा जा सकता है कि हाँ, इस प्रकार से भाषा की जो उत्पत्ति है वो हुई होगी, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। इसीलिए सभी मतों को यहाँ हम बता रहे हैं। मतलब ये इस प्रकार की बात जो है वो डॉक्टर कपिल देव द्विवेदी की जो पुस्तक है भाषा विज्ञान की, उसमें लिखी हुई है। तो सीधा का सीधा मैंने वहाँ से गूगल लेंस की मदद से इसमें पेस्ट कर दिया है। अब आ जाओ यहाँ पर। पहला जो सिद्धांत हमें पढ़ना है वो क्या है? दिव्योत्पत्ति का सिद्धांत है। ये हमारे जो विचार हैं वो हैं, हमारे मतलब भारतीय लोगों के जो विचार हैं वो इस प्रकार के हैं। देखिए क्या है यहाँ के विचार। इसमें सबसे प्राचीन मत है, मतलब ये जो है ये सबसे प्राचीन मत है, सबसे पहला मत इसको आप कह सकते हैं। ये जो दिव्य उत्पत्ति का जो सिद्धांत है ये सबसे पहला है। इस मत का कथन है कि जिस प्रकार परमात्मा ने मानव सृष्टि की, उसी प्रकार मानव के लिए एक परिष्कृत भाषा भी दी। इस मत में प्रत्येक कार्य के मूल में देवी शक्ति की सत्ता मानी जाती है। उस देवी शक्ति ने ही सृष्टि के आरंभ में ही वेदों का ज्ञान दिया, जिससे मानव जो है वो अपना कार्यकलाप चला सका। इस प्रकार वैदिक संस्कृत भाषा मूल भाषा के रूप में प्राप्त हुई। वेद, उपनिषद, दर्शन ग्रंथ और स्मृतियों में अनेक प्रमाण इस विषय के प्राप्त होते हैं कि ईश्वर से ही जो भाषा है उसकी उत्पत्ति हुई है। यानी ईश्वर ने ही वेदों की उत्पत्ति की है, और वेद जो है वो किसी न किसी भाषा में है, किसी न किसी लिपि में है और किसी न किसी भाषा में है। ठीक है, देखिए इस प्रकार के सिद्धांत हैं। जैसे ऋग्वेद के 8वें मंडल के 100वें सूक्त के 11वें मंत्र में ये लिखा हुआ है। क्या है? देवीं वाचम अजनयंत देवास्ताम विश्वरूपा पशुपो वदंती। इस प्रकार की बातें
हमें किस में मिलती हैं, ऋग्वेद में मिलती हैं। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब ये है कि वाग देवी यानी कि जो भाषा है उसको देवों ने उत्पन्न किया है और उसे सभी प्राणी जो हैं बोलते हैं। विश्वरूपा पशवो वदंती, सभी जो प्राणी हैं वो इस भाषा को बोलते हैं। अब देखिए इस मंत्र में भाषा की देवी उत्पत्ति का स्पष्ट उल्लेख है। अयुण आदि 14 माहेश्वर सूत्र शिव के डमरू से उत्पन्न माने जाते हैं। यह भी भाषा की देवी उत्पत्ति का सूचक है। चलिए भाई, अलग अलग मत हैं, कोई सहमत हो सकता है, कोई सहमत नहीं हो सकता है, इस प्रकार की चीज़ें हैं। आगे जब हम व्याकरण पढ़ेंगे ना तो उसमें हम वर्ण मात्रिका पढ़ेंगे और फिर वहाँ से इसकी चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से चीज़ें हैं, क्या हैं, कैसे हैं। चलिए, इसमें एक नृत्यावसाने नटराज राजो नादान ढक्कम नव पंचवारम, इस प्रकार की कारिका भी आपने सुनी होगी। तो ये जो कारिका है नंदीकेश्वर की है और नंदीकेश्वर ने अपने ग्रंथ नंदीकेश्वर काशिका में इस प्रकार की चीज़ों का उल्लेख किया है। वो कहते हैं कि नृत्य के अवस्थान में नटराज राजा जो हैं, जो शिव हैं, उन्होंने अपने ढक्का को 9 और 5 बार बजाया था, जिससे कि ये जो अयुड़ लिक अयोंग अयोच इत्यादि जो माहेश्वर सूत्र हैं इनकी प्राप्ति हुई थी। तो संस्कृत आदि भाषा है ऐसा माना जाता है। इस कथन की परंपरा को लेकर बाद में अनीश्वरवादी, जो जैसे अनीश्वरवादी का मतलब जैसे जैन दर्शन है, बौद्ध है, या इसके अलावा जो चार्वाक है, मतलब ये दर्शन है, इनको अनीश्वरवादी दर्शन कहा जाता है। तो जैन और बौद्ध ने भी अर्धगामी और पाली अर्धमगधी और पाली या मगधी को आदि भाषा कहना प्रारंभ कर दिया। वो कहने लगे कि भाई यदि आप ऐसा कह रहे हैं कि जो भाषा है वो भैया आदि भाषा है, तो जिस भाषा में हमारे ग्रंथ लिखे हुए हैं, मतलब संस्कृत भाषा में आपके वेद वगैरह लिखे हुए हैं, तो तुम्हारे हिसाब से जो संस्कृत भाषा जो आदि भाषा है, और इस हिसाब से यदि आप कह रहे हो तो इस हिसाब से तो फिर हमारे ग्रंथ जिस भाषा में लिखे हुए हैं वो है संसार की आदि भाषा। ठीक है, तो सब अपने अपने अलग अलग मत देने लगते हैं जब इस प्रकार की चीज़ें आती हैं। अब ईसाई जो हैं वो मुख्यतया कैथोलिकों ने, अच्छा ईसाइयों मुख्यतया कैथोलिकों ने, क्या है, प्राचीन विधान की हिब्रू भाषा को, और मुसलमानों ने अच्छा कुरान की भाषा अरबी को आदि भाषा घोषित कर दिया। मतलब वही बात है कि यदि आप ये आपके धार्मिक ग्रंथ जिसमें लिखे हुए हैं, जिस लिपि में लिखे हुए हैं, जिस भाषा में उनका उच्चारण किया जाता है, यानी जिस भाषा में उनका उच्चारण किया जाता है, यदि आप उसको आदि भाषा मानते हैं तो फिर इस हिसाब से तो हमारे धर्म ग्रंथ जिस भाषा में लिखे हुए हैं वो भी आदि भाषा हुई। ठीक है, तो इसी प्रकार से है। तो ईसाइयों ने किसको, कैथोलिकों ने प्राचीन विधान की हिब्रू भाषा को, और मुस्लिम जो शासक हुए थे, मुस्लिम जो लोग हुए थे, उन्होंने कुरान की भाषा अरबी को आदि भाषा घोषित कर दिया। ठीक है, और बाइबल में उल्लेख है कि मनुष्य जाति महत्वाकांक्षा के कारण स्वर्ग तक पहुँचने के लिए बाबुल में गगनचुंबी मीनार बना रही थी। अब देखिए समीक्षा देखते हैं इसकी। इस सिद्धांत पर मुख्य आपत्तियाँ ये की गई, मतलब इन पर समीक्षाएं की गई, क्या क्या चीज़ें हो सकती थी और उन पर प्रकाश डाला गया। देखिए यह सिद्धांत जो है तर्क या विज्ञान संगत नहीं है, पहली बात तो ये है। यदि तर्क और विज्ञान संगत होता तो ये जो कहा गया कि भाई हमारे धर्म ग्रंथों में जो भाषा लिखी हुई है, या जिस भाषा का उच्चारण हमारे धर्म ग्रंथों में किया गया है, यदि उसको आदि भाषा मान लिया जाएगा तो बाकी के और जो धर्म ग्रंथ है वो भी अपनी भाषा को जो आदि भाषा बताना प्रारंभ कर देंगे। तो ये इसमें तर्क कहाँ है, ये तो बताइए। तो ये जो सिद्धांत है ये एकदम से तर्कहीन सिद्धांत माना गया, केवल आस्था पर निर्भर है। यानी ये इसमें कहा गया कि ये ना ये केवल आस्था के ऊपर कह रहे हैं कि भाई हमारे धर्म ग्रंथ इसमें हैं तो ये आदि भाषा है। अपनी भाषा को मुख्यता देने के लिए सबने उसे आदि भाषा या देव भाषा कहा है। यदि भाषा ईश्वर प्रदत्त होती, मतलब ये कहने हैं यदि भाषा ईश्वर की देन होती, ईश्वर ने हमें इस भाषा को दिया होता, तो सृष्टि में जो भाषा भेद है वो नहीं होता। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल ये तर्क की बात कर रहे हैं। ये कह रहे हैं कि यदि ईश्वर भाषा को देता तो कहीं पर मलयालम बोली जाती है, कहीं पर हिंदी बोली जाती है, कहीं पर अंग्रेजी बोली जाती है, कहीं पर रोमन, कहीं पर फ़ारसी, कहीं पर अरबी। तो इस प्रकार की भाषाएं जो बोली जाती हैं तो इनमें इस प्रकार का भेद नहीं होता। जैसे
इंसानों में भेद नहीं है, इंसान की किडनी सेम है, उसका ब्लड सेम है, उसका मस्तिष्क भी लगभग सेम ही है। तो इस प्रकार की चीज़ें नहीं होती, मतलब थोड़ा बहुत भेद हो सकता था लेकिन इतना भेद नहीं होता। कहने का मतलब यह है भाई यदि ईश्वर जो है वो भाषा को देता तो उसमें भेद नहीं करता, ऐसा कह रहे हैं। पशु पक्षियों की भाषा के तुल्य मानव मात्र की एक भाषा होती। वो कहते हैं कि पशु पक्षी की भी वही भाषा होती। यदि ईश्वर देता तो वो सबको देता ना, पशु पक्षियों को भी देता। जैसे सबको आँख दी, पशु पक्षियों को सबको आँख दी, सबको कान दिया, सबको मस्तिष्क दिया, यानी सबको मतलब सबको सब चीज़ें प्रदान की। तो वो भेद नहीं करता, यदि वो भाषा देता वो सबको देता। फिर ऐसा तो नहीं है कि कौवा को छोड़ देता या मुर्गी को छोड़ देता या जो विभिन्न प्रकार के जानवर जो बोलते नहीं हैं, यानी बोलते तो हैं लेकिन उनकी कोई भाषा नहीं है, तो इस प्रकार के भेद नहीं करता ईश्वर यदि इस प्रकार से होता। तो 18वीं शती के प्रसिद्ध विचारक जर्मन विद्वान हेरडेर हुए हैं और उन्होंने अपने पुरस्कृत निबंध जो है भाई इन्होंने कोई निबंध लिखा होगा, उस पर इन्हें पुरस्कार मिल गया है तो इसलिए यहाँ पर पुरस्कृत निबंध लिखा है इन्होंने। तो उसमें देवी सिद्धांत का दृढ़ता से खंडन किया है और खंडन करते हुए बोलते हैं कि यदि आप ये कह रहे हैं कि जो भाषा है वो ईश्वर की देन है तो ये आधुनिक सुव्यवस्थित है, अच्छा यह अधिक सुव्यवस्थित और तर्कसंगत होती, ऐसा कह रहे हैं। मतलब सुव्यवस्थित होती और तर्कसंगत होती। और अधिकांश भाषाएं कहती हैं अव्यवस्थित हैं और त्रुटिपूर्ण हैं। संस्कृत की तो नहीं कह सकते बात आप, लेकिन और जो भाषाएं हैं उनमें त्रुटियां हैं। यदि भाषा ईश्वर प्रदत्त होती, मतलब यदि ऐसा कह रहे हैं कि यदि ये भाषा ईश्वर ने दी होती तो यह पूर्ण विकसित होती, पूरी तरह से इसका विकास हो गया होता, आगे चलकर इसमें विभिन्न प्रकार के परिवर्तन नहीं होते। ठीक है, हिंदी में भी बहुत सारे परिवर्तन हो गए। पहले शुद्ध हिंदी बोली जाती थी, अब हिंदी में थोड़े से और परिवर्तन आ गए हैं और अब तो हिंदी का जो स्वरूप है वो बिल्कुल ही बदल गया है। तो ये जो परिवर्तन है ना ये नहीं होते। यदि ईश्वर की देन होती तो वो जो है हमें फिर ये भाषा को बदलने की ज़रूरत नहीं होती, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, और भाषा में विकास, परिवर्तन और परिवर्धन दिखाई देता है। अतः ईश्वर जो है ईश्वर नहीं, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि इस भाषा का श्रेय हम ईश्वर को नहीं दे सकते हैं कि ये भाषा ईश्वर ने दी है, ऐसा कह रहे हैं। और पांचवी बात कहते हैं यदि भाषा ईश्वर की देन होती तो ये जन्म से ही मनुष्य को प्राप्त हो जाती। बिल्कुल सही बात है भाई, यदि ईश्वर देता तो वो जन्म से देता, आगे जा कर के हम सीखते हैं भाषा को, बोलते हैं, तो इस प्रकार की चीज़ें हैं। तो अलग अलग लोग अपने अपने हिसाब से तर्क देते हैं। कुछ लोग इस बात का भी खंडन कर देंगे। ठीक है, तो अलग अलग लोग हैं, मतलब भाषा पर ये वाद विवाद चल रहा है, कोई कह रहा है ऐसे, कोई कह रहा है ऐसे। ठीक है, बस हमको इनके विचार पढ़ने हैं और कुछ नहीं है भाई। इनको लिखना वगैरह मत, क्योंकि लिखोगे तो बहुत लंबा है ये, लिखने में आपकी हालत ख़राब हो जाएगी। इसको प्रिंट आउट निकलवा लेना या फिर पुस्तक मंगा लेना भाई। 200, 250, 300 रुपये की पुस्तक होगी सबली भाषा विज्ञान की, कपिल देव द्विवेदी जी की, तो उसमें सारा कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, या आप ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, वहाँ से आप इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। इसका प्रिंट आउट निकलवा लेना। ठीक है, 2 रुपये पेज के हिसाब से निकाल देगा वो। देखिए दूसरा सिद्धांत क्या है, दूसरा सिद्धांत है सांकेतिक सिद्धांत। ये सिद्धांत क्या कहता है, ये सिद्धांत कहता है कि इस सिद्धांत को निर्णयवाद, निर्णय सिद्धांत, स्वीकारवाद आदि नामों से भी जाना जाता है। अब इस मत के प्रवर्तक 18वीं शती के प्रसिद्ध फ्रेंच विचारक रूसो हुए हैं। इसके प्रवर्तक का अभिप्राय यह है कि प्रारंभ में मनुष्य पशुओं आदियों के तुल्य सिर हिलाना आदि अंगित संकेतों से अपना अभिप्राय स्पष्ट करता था। बाद में इन संकेतों से काम नहीं चला तो उन्होंने एक सभा को आयोजित किया और सभा को आयोजित करने के बाद इन वस्तुओं के ये नाम निर्धारित कर दिए जिसको सामाजिक समझौता समझा जा सकता है। इस समझौते से ध्वन्यात्मक संकेतों की उत्पत्ति हुई और उससे भाषा का प्रादुर्भाव हुआ। ये सिद्धांत किसका है, ये रूसो का सिद्धांत है। भाई ऐसा पूछा जाता है कि सांकेतिक सिद्धांत किसका है, तो आपको याद रखना है कि ये रूसो का है। और ये आपने मूल पढ़ लिया है इसका, तो ये आपको याद रहेगा कि ये संकेत से भाषा की उत्पत्ति मानते हैं। ठीक है, अभी आपने पढ़ा, इसको देखा कि ये इनका मानना ये है कि जो पशु पक्षी की तरह मानव भी गर्दन हिला करके इस प्रकार से कुछ बोल करके काम चलाता था, लेकिन जब बात नहीं बनी तो उसने एक सभा का आयोजन किया और वहाँ पर निर्णय कर लिया कि इन चीज़ों के लिए हम
इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और उससे आगे चल कर के जो भाषा है ये विकसित हो गई, ऐसा कहना चाह रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या त्रुटि रही उनको समझते हैं। अच्छा, इसमें पहली त्रुटि ये रही कि बिना भाषा के सभा कैसे आ गई। यदि कोई भाषा ही नहीं है तो सभा का आयोजन कैसे हो गया, ठीक है। एक मिनट रुकना ज़रा, चलिए समझ में आया इतनी चीज़ें। हाँ, तो इसमें पहली बात ये कही गई कि ये बताइए कि आप कह रहे हैं कि सभा को बुलाया गया, तो बिना भाषा के सभा कैसे आ गई। दूसरी बात कहते हैं, चलो इसको भी मान लेते हैं कि भाई बुला ली होगी आपने किसी तरह सभा, तो कहते हैं कि भाषा के बिना विचार विमर्श कैसे हो गया, है नहीं। सही कह रहे हैं ये भी। और विचार विमर्श जो आपने किया वो कौन सी भाषा में किया था ये बता दो। तो ये मतलब ये उन्होंने अपने तर्क दिया, उसके खंडन कर रहे हैं यहाँ पर। पहली चीज़ इन्होंने ये कही कि आप कह रहे हैं कि सभा को बुलाया और उससे निर्णय किया भाषा का, तो कहते हैं सभा को कैसे बुलाया जब भाषा ही नहीं थी। फिर कहते हैं कि भाई चलो तुमने सभा बुला ली, ठीक है, घर जा कर के आप हाथ पकड़ के लोगों को ले आए और वहाँ पर जाकर आपने लोगों को बिठा दिया, हमने मान लिया। फिर ये बताओ कि जब भाषा ही नहीं तो फिर विचार विमर्श कैसे हुए आपके, और ये बता दो विचार विमर्श करे तो कौन सी भाषा में करे, ठीक है। तो विभिन्न अर्थों के लिए संकेत शब्दों के निर्णय के लिए क्या आधार रखा गया आपने क्या आधार रखा। आधार क्या था, व्यक्ति विशेष के कथनों को सर्वसम्मत मान लिया गया। पहली की चीज़ कह रहे हैं कि व्यक्ति विशेष के कथनों को सर्वसम्मत मान लिया गया, या सबने अपने सुझाव दिए। अंतिम निर्णय की क्या प्रणाली थी, ये बात पूछना चाह रहे हैं। और पांचवी बात कहते हैं कि यदि भाषा के बिना सभा का आयोजन संकेत निर्माण एवं संकेतों की सामाजिक संपुष्टि हो सकती है, तो फिर ये बताओ जब मतलब बिना भाषा के आप इतनी सारी चीज़ें कर सकते हो तो फिर भाषा की क्या ज़रूरत रह गई, ये बता दो अब हमें। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल मतलब एकदम से धो दिया इनको पकड़ के। आज के बाद ऐसी बातें नहीं करेंगे ये। चलिए एक एक मतलब तर्क ऐसा दे रहे हैं, एकदम हिला देने वाला तर्क दे रहे हैं। वो भी तो सही कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि भाई ये बताओ जब ये सारे काम आपने कर लिए बिना भाषा के कर लिए तो फिर क्या ज़रूरत है भाषा की। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ठीक है। अब बताओ फिर छठी बात कहते हैं, भाई अभी भी छोड़ नहीं रहे हैं, छठी बात और कह रहे हैं। तो छठी बात में कह रहे हैं कि भाषा के बिना सभा को आयोजन विचार विनिमय एवं निर्णय आदि कार्य करना जो है वो क्या है, असंभव है, ठीक है। तो ये यहाँ पर खंडन हो गया इस वाले सिद्धांत का। फिर तीसरा सिद्धांत आता है रणन सिद्धांत, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैंने कहा है कि इनके प्रवर्तक जो हैं वो उनको पूछा जाता है बस, और बस उसके नाम से हमें उसका जो पूरा विवरण है वो समझ में आता है। एक दो बार इनको पढ़ लेंगे आप तो ये जो सिद्धांत है आपको एकदम से समझ में आ जाएंगे। रणन सिद्धांत कौन सा है, डिंग डोंग थ्योरी कहा गया है इसको इंग्लिश में। देखो क्या है इसमें, इस सिद्धांत को क्यों नहीं है यहाँ पर को होगा, इस सिद्धांत को धातु सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत, अनुकरण मूलकतावाद सिद्धांत और अनुकरणात्मक अनुकरण डिंग डोंग वाद आदि नामों से जाना जाता है। इस मत के मूल प्रवर्तक जो हैं वो प्लेटो हैं, ये महत्वपूर्ण है, ये ध्यान रखना। प्लेटो हैं। इसको हेस ने बढ़ाया था आगे, तो हेस और प्लेटो ये दो नाम आते हैं। और मैक्स मूलर ने व्यवस्थित रूप दिया था। तो ये तीन हो गए अब यहाँ पर, प्लेटो, हेस और मैक्स मूलर। ये ध्यान रखना रणन का सिद्धांत है और इनके जो प्रवर्तक हैं वो तीन नाम आए हैं, प्लेटो हैं, हेस हैं और मैक्स मूलर हैं। अब इस मत के अनुसार शब्द और अर्थ में एक रहस्यात्मक स्वाभाविक संबंध है। इस मत का कथन है कि प्रकृति में एक सामान्य नियम है कि सामान्य नियम कौन सा है, तो सामान्य नियम है कि किसी भी वस्तु पर यदि हम चोट मारते हैं तो उसमें एक विशेष प्रकार की ध्वनि निकलती है, और ये जो ध्वनि है वो ध्वनि ही उसकी विशेषता है। जैसे लोहा है, टिन है, लकड़ी है, कांच है, तो ये जो हैं इन पर चोट मारने पर हमें एक ध्वनि यानी कि नाद सुनाई देता है, और इसी नाद को क्या कहा गया है, रणन कहा गया है। यही उस वस्तु की पहचान है। इसी रणन के आधार पर लोहा, लकड़ी और कांच आदि में अंतर किया जाता है। भाई लोहे पर यदि आप किसी से प्रहार करोगे तो लोहे की अलग आवाज़ है, लकड़ी पर प्रहार करोगे उसकी अलग आवाज़ है, कांच पर प्रहार करोगे उसकी अलग आवाज़ है। आवाज़ से ही आप बता दोगे कि ये लकड़ी है, ये लोहा है और ये कांच है, ठीक है। तो अंतर इस प्रकार से किया गया है।
अब ये तर्क दे रहे हैं अपने, लेकिन इनका भी खंडन होगा आगे जा कर के, इनको भी धोया जाएगा। देखिए, अब सृष्टि के प्रारंभ में प्रत्येक वस्तु को देखकर मानव मस्तिष्क में झंकार यानी रणन हुई। उसी आधार पर प्रत्येक वस्तु का अलग अलग नाम रख दिया गया। यह नामकरण प्रक्रिया रणन मूलक थी। नदी की कलकल या नद नद ध्वनि से प्रेरित होकर उसका नाम नदी रख दिया गया। इसी प्रकार गौ यानी गाय को गौ कह दिया, अश्व, पर्वत, मनुष्य आदि नाम रख दिए गए। इसी प्रकार लगभग 400 से 500 मूल शब्द या मूल धातुओं का निर्माण कर लिया गया। अब वस्तुओं को नाम रखने के बाद मानव की यह विशेष जो शक्ति है वो समाप्त हो गई। पुरानी धातुओं से ही बाद में नए शब्दों की रचना होती रही, ऐसा कह रहे हैं। भाई बहुत ही घटिया बात है। आगे आओ, इसकी समीक्षा देखिए। यहाँ पर इसमें कहा गया है, पहली अब इनको धोया जाएगा। देखिए, एक एक करके इन पर तर्क किया जाएगा। देखिए, इसमें कहा गया है कि यह सिद्धांत विचार करने पर इतना सदोष है, मतलब दोष से युक्त है, कि स्वयं प्रोफेसर मैक्स मुलर ने इसे बाद में छोड़ दिया था, यानी कि भाई हम नहीं मानेंगे इस बात को अब। चलिए, दूसरा कहते हैं डिंग डोंग। डिंग डोंग मतलब घंटे की ध्वनि को कहते हैं, और घंटे की झनकार के आधार पर इसका नाम पड़ा। इस सिद्धांत में 400-500 मूल धातुएं या मूल शब्द स्वीकार किए गए, इसीलिए इसे धातु सिद्धांत भी कहा जाता है। इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि किस वस्तु को देखकर क्या ध्वनि मस्तिष्क में झंकृत हुई। प्रत्येक व्यक्ति के मस्तिष्क में पृथक पृथक ध्वनियाँ झंकृत हो सकती हैं, और एक वस्तु के अनेक नाम पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से यदि आप कहते हैं तो भाई मैं यदि कोई ध्वनि सुनता हूँ तो अलग अपने अनुसार सुनता हूँ, कोई और व्यक्ति उसकी ध्वनि सुनता है, उसको अलग वे में सुनाई दे सकती है। तो इस प्रकार से तो झगड़े हो जाएंगे ना। कोई व्यक्ति कुछ कहेगा, कोई व्यक्ति कुछ कहेगा, भाई मुझे तो टन की आवाज़ आई, वो कहेगा नहीं मुझे तो घन की आवाज़ आई, कोई कहेगा नहीं मुझे तो सन की आवाज़ आई। तो इस प्रकार से कह रहे हैं, तो इस प्रकार से तो झगड़े शुरू हो जाएंगे, ये कह रहे हैं। फिर तीसरी बात कहते हैं कि ये सिद्धांत जो है, ये सिद्धांत शब्द और अर्थ में रहस्यात्मक स्वाभाविक संबंध मानता है। शब्द और अर्थ का सांकेतिक संबंध है, ना कि स्वाभाविक संबंध है। कुछ देखिए, चौथी बात कहते हैं कि कुछ सीमित धातुओं की कल्पना नितांत त्रुटिपूर्ण है। पांचवी बात कहते हैं कि आदिम मानव जो है उसमें शब्द या धातु के निर्माण की शक्ति थी, वह बाद में नष्ट हो गई। ये अत्यंत अवैज्ञानिक कल्पना है। भाई ऐसा कैसे हो सकता है, कोई व्यक्ति के अंदर एकदम से शक्ति आई और एकदम से चली गई, ऐसा कैसे हो सकता है। फिर उसके बाद घंटे आदि में ध्वनि है, परंतु सभी पदार्थों में ध्वनि नहीं है। घंटे आदि में तो है ध्वनि, लेकिन हर एक पदार्थ में ध्वनि थोड़ी है। रबर में ध्वनि नहीं है, रबर पर आप यदि कोई चीज़ मारोगे तो वो कैसे ध्वनि करेगी। तो हर चीज़ में ध्वनि नहीं है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो ध्वनि नहीं करती हैं, अतः उनका नामकरण संभव नहीं है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं। फिर चौथा सिद्धांत आता है ध्वनि अनुकरण सिद्धांत। इस सिद्धांत को अनुकरण सिद्धांत, ध्वनियात्मक अनुकरण सिद्धांत, इसको वाव वाव कहा गया, वाव वाव कहते हैं ना। अतः हिंदी में ये भौं भौं बाद हुआ है। क्यों हुआ है, क्योंकि अंग्रेजी में कुत्ते की ध्वनि को वाव वाव कहते हैं, इसलिए हिंदी में इसको भौं भौं बाद हुआ। इस सिद्धांत का मूल नाम क्या है, इस सिद्धांत का मूल नाम है ओनोमेटोपोइक थ्योरी। पता नहीं भाई क्या लिख रहा है, देख लेना। इसका अर्थ है ध्वनि अनुकरण सिद्धांत। इसको इकोइक थ्योरी भी कहते हैं, इकोइक थ्योरी कहते हैं, क्योंकि यह सिद्धांत इको यानी प्रतिध्वनि पर निर्भर है। इको का मतलब है प्रतिध्वनि, मतलब वापस लौट करके जो ध्वनि आती है, ऐसा कह रहे हैं। प्रोफेसर मैक्स मुलर ने इस सिद्धांत को उपहासपद बताते हुए इसका नाम वाव वाव सिद्धांत अर्थात भौं भौं वाद मनोरंजन के लिए रख दिया था, ऐसा कह रहे हैं। इस सिद्धांत का अभिमत यह है कि प्राकृतिक वस्तुओं, पशु पक्षियों आदि की ध्वनि के अनुकरण पर विभिन्न वस्तुओं के नाम रखे जाते हैं। जो वस्तु जो या जैसी ध्वनि करती है उसका वैसा ही नाम पड़ जाता है। इस प्रकार ध्वनि की रचना हुई। जैसे कौवा जो है वो काँव काँव करता है, इसलिए उसका नाम कौवा रख दिया है। कुकू कोयल करती है, झरझर ध्वनि से निर्झर यानी झरना की आवाज़ रख दी है। भाई झरना जो है वो झरझर करता है। पटपट से पटाखा है, दर दर ध्वनि में यानी दुर यानी मेंढक आदि भाषा में ध्वनि साम्य के आधार पर ऐसे कुछ शब्द मिलते हैं, जैसे भौंकना, खांसना, थपथपाना, गुर्राना, रिरियाना, रभाना यानी हिनहिनाना, खटखटाना, सरसर, पट पट, खटखट, चट झन झन यानी धड़ धड़, बड़बड़, तड़तड़ आदि। तो इस प्रकार के शब्द हैं।
तो श्रवण प्रत्यक्ष के तुल्य चाक्षुष प्रत्यक्ष के आधार पर भी कुछ शब्द बनते हैं, जैसे चमाचम, जगमग, चकमक, लक 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 की आवाज़ आती है ना, आदि ध्वनियाँ हैं। तो मूलक आदि ध्वनि मूलक नाम बालक भी रख लेते हैं, जैसे म्याऊं, म्याऊं को बिल्ली कहा, पौं पौं मतलब मोटर गाड़ी, भाव भाव कुत्ता, मैं यानी भेड़, बे बे बकरी, घू घू यानी उल्लू आदि। तो वो कह रहे हैं कि इस प्रकार से भाषा की उत्पत्ति हुई है। पर अब देखिए इसकी समीक्षा, इनको भी धोया जाएगा अच्छी तरह से, साबुन लगा करके, डिटर्जेंट लगा करके धोएंगे। देखिए अब इस सिद्धांत पर ये आपत्तियाँ की गई। कौन सी आपत्तियाँ थी? प्रोफेसर रेनन नाम है इनका। तो इन्होंने इस सिद्धांत पर आपत्ति की कि यदि मनुष्य पशु पक्षियों जैसे तुच्छ जानवरों के शब्दों का अनुकरण करके भाषा बना सकता है तो वह पशु पक्षियों से निकृष्ट सिद्ध होता है। अब देखिए दूसरी बात कहते हैं कि विश्व की भाषाओं में ध्वनि अनुकरण वाले शब्दों की संख्या 1% भी नहीं है, अतः यह भाषा उत्पत्ति की समस्या का उचित समाधान नहीं है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब ये जो इस प्रकार की जो ध्वनियाँ हैं वो 2-4% हैं और भाषा बहुत बड़ी है, तो कैसे इनका निर्माण किया जा सकता है? तो ये तो मिथ्या वाली बात है। फिर उसके बाद कहते हैं कुछ भाषाओं में ध्वनि अनुकरण शब्द हैं। अब ध्वनि अनुकरण शब्द है ही नहीं, मतलब इनका कहने का मतलब यह है कि कुछ भाषाएं ऐसी हैं जिनमें ध्वनिकरण संबंध है ही नहीं। जैसे अमेरिका की बात करते हैं, उत्तरी अमेरिका की, उसमें अथवस्कन भाषा, इसमें कुछ इस प्रकार के शब्द है ही नहीं, ऐसा कह रहे हैं। चौथी बात कहते हैं कि ध्वनि अनुकरण ही आधार होता तो सभी भाषाओं में उन अर्थों के लिए समान शब्द होते। भाई का कौवा तो हर जगह एक सा बोलता है ना, चाहे अमेरिका का कौवा हो, भारत का कौवा हो, चीन का हो, जापान का हो, इटली का हो, किसी भी देश का कौवा तो कौवा ही बोलेगा। तो यदि इस आधार पर आप कह रहे हैं तो काऊ तो हर जगह उसको कौवा ही बोलना चाहिए। कोयल कुकू करती है तो उसको कोयल कहना चाहिए हर जगह, मतलब अमेरिका में भी उसको कोयल कहना चाहिए, भारत में तो कोयल कहते हैं। इसके अलावा जहाँ भी कोयल होती है वहाँ उसको कोयल कहना चाहिए, यानी झरना जहाँ रहता है उसको वहाँ पर झरना ही कहना चाहिए। तो आदि मतलब इस प्रकार से भेद हैं। तो इस प्रकार से बातें ही कहते हैं। लेकिन किंतु अंग्रेजी जो है उसमें जर्मन, फ्रेंच आदि भाषाओं में कौवा, मेंढक, बिल्ली, कुत्ता आदि इनके लिए सबके लिए अलग अलग शब्द हैं, एक जैसे नहीं हैं। पांचवी बात कहते हैं ये मत अधिक से अधिक 1% शब्दों का समाधान प्रस्तुत करता है। 33% शब्दों के लिए ये जो शब्द है, ये जो सिद्धांत है, ये कैसा है? मौन है, इसके पास कोई शब्द नहीं है। पांचवा देखते हैं, 42 मिनट देखते हैं। इन 11 सिद्धांतों को देख लेंगे एक बार में। इस सिद्धांत को मनोभाव अभिव्यंजकतावाद और मनोराग व्यंजक शब्द और मूलकतावाद, पूहवाद आदि नामों से व्यक्त किया जाता है। इस सिद्धांत का कथन है कि आदिकाल में मनुष्य ने अपने हर्ष, शोक, विस्मय, भय, घृणा, क्रोध आदि भाववेश को प्रकट करने वाले शब्दों या ध्वनियों का उच्चारण किया। इन ध्वनियों से ही बाद में भाषा बन गई। हर्ष में अहो, हा इस प्रकार की बात होती ना, हंसता है व्यक्ति, आदि भाषा। शोक में हये, ओहो, अहे इस प्रकार के हैं। क्रोध में आ, घृणा है ना, घृणा में छी इस प्रकार की चीज़ आती हैं, धृत छी इस प्रकार की ना, दिक आदि इन शब्दों इसी प्रकार के हैं। तो अंग्रेजी में मनोभाव सूचक पुहु, पीस, फिश, ओह आदि शब्द हैं। इन आवेग सूचक ध्वनियों के प्रयोग से प्रारंभ में मनुष्य अपने मनोभावों को प्रकट करता रहा और धीरे धीरे भाषण शक्ति का विकास हुआ और भाषा जो है वो प्रारंभ हो गई। मतलब कुछ भी कह रहे हैं या भाई, इसमें भी वही समस्या है, इतने सारे शब्द थोड़े हैं। अब देखिए विकासवाद के जन्मदाता डार्विन हैं और डार्विन ने आवेग ध्वनि का कारण शारीरिक माना है। घृणा में पूह या फिश ध्वनि निकलती है, विस्मय की स्थिति में ओह ध्वनि निकलती है। अब देखो समीक्षा देखते हैं इसकी क्या है। इसमें कहते हैं कि आवेग शब्द आवेगात्मक को ही प्रकट कर सकते हैं, सामान्य भाव व्यक्ति को नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इनका संबंध भाषा के मुख्य अंग से नहीं है। प्रोफेसर बेनफी हैं, ये कहते हैं कि आवेग ध्वनियाँ भाषा की अक्षमता को सूचित करती हैं कि ये भाव भाषा द्वारा व्यक्त नहीं किए जा सकते, अतः इनसे भाषा की उत्पत्ति नहीं होती है। अच्छा, ये कहना चाह रहे हैं कि भाई ये जो भाव हम व्यक्त करते हैं ना अपने, तो इनके लिए कोई खास शब्द हैं तो नहीं, तो जैसे हमारे शब्द निकल जाते हैं ऐसे ही हम इनको बोल देते हैं, तो ऐसा करें।
उसके बाद आवेग आवेग ध्वनि आवेग ध्वनियाँ सभी भाषाओं में समान नहीं है। जैसे अच्छा, ये भी ऊपर की तरह ही बात बिल्कुल हो गई है। इसमें कहा गया है कि जैसे पीड़ा को प्रकट करने के लिए जर्मन में आऊ कहते हैं, फ्रेंच में अही कहते हैं, अंग्रेजी में ओहू कहते हैं, यानी किलिंग में कहते होंगे भाई कुछ, यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं। तो रोते समय अफ़गान ए इस प्रकार की ध्वनि निकालते हैं। तो हिंदुस्तानी ओ हो और अंग्रेजी में ओ। इससे पता चलता है कि जो भाषा है कि सभी भाषाओं में आवेग शब्द जो हैं वो समान नहीं हैं, और यदि समान नहीं हैं तो इनसे भाषा नहीं बन सकती है। ये शब्द विचारपूर्वक प्रयुक्त नहीं होते, अपितु आवेग की तीव्रता में अनन्यास निकल पड़ते हैं। ठीक है, इनको कोई ऐसे विचार विमर्श के प्रयोग नहीं करता है, ये तो आवेग से निकलते हैं, ऐसे कह रहे हैं। भाषा में आवेग शब्दों की संख्या नगण्य होती है। भाषा चिंतन प्रधान होती है, आवेग शब्दों में चिंतन का नाम भी नहीं है, और आवेग ध्वनियों को यथावत लिपिबद्ध नहीं किया जा सकता है, ऐसा कह रहे हैं। अरे यार, अब इसको कैसे लिपि में लिखोगे आप? अरे यार इस प्रकार से करते हैं ना, तो कहते हैं इनको तो आप लिपि में भी लिख सकते हैं, तो भाषा कैसे बनाओगे इनसे? अच्छा, उसके बाद श्रम ध्वनि सिद्धांत है। इस सिद्धांत को श्रमा पहाड़ मूलकतावाद या यो हे हो वाद भी कहते हैं। यह सिद्धांत के प्रतिपादक जो हैं वो न्वारे हैं, ये तो न्यारे हैं सबसे, ठीक है, नामक भाषा शास्त्री हैं। इस सिद्धांत का अभिप्राय यह है कि जब मनुष्य शारीरिक परिश्रम करता है उस समय उसके श्वास प्रश्वास बढ़ जाते हैं। मतलब वो यदि कोई वजन का काम कर रहा है, भाग रहा है, दौड़ रहा है, कुछ उठा रहा है, तो इस प्रकार का यदि कोई परिश्रम का काम कर रहा है तो उसकी जो सांस है ना वो चलने लगती है, मतलब कुछ भी अब यहाँ से बताएंगे कि भाषा की उत्पत्ति हुई है। चलिए, मांसपेशियों में ही नहीं अपितु स्वरतंत्री में भी संकोच विस्तार बढ़ जाता है। फलस्वरूप कुछ ध्वनियाँ अनायास निकल आती हैं। इससे परिश्रम करने वाले को कुछ आराम मिलता है। श्रमजन्य ध्वनि होने के कारण इसे श्रम ध्वनि कहा गया है। जैसे कपड़ा धोते समय धोबी हयो या छियो कहता है, यानी मतलब जोर लगा के हईसा, इस प्रकार से यदि हम किसी गाड़ी वगैरह में धक्का वगैरह लगाते हैं तो इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हैं। जोर लगा के हईशा, ये जो हईशा है ये इसके लिए कह रहे हैं। और छी, या मतलब इस तरह की जो ध्वनियाँ हैं वो उनके लिए कह रहे हैं, ठीक है। तो श्रम करने से यदि ध्वनि निकलती हैं तो मतलब ये कुछ भी कह रहे हैं, कोई मतलब तर्क नहीं है इनका। न्यारे हैं तो न्यारी बात करेंगे ना। हाँ, चलिए पढ़ लेना भाई इसको, समीक्षा देखते हैं इसकी। यह मत भाषा की उत्पत्ति के लिए सर्वथा असंतोषजनक है। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है भाई, तर्क नहीं है। शारीरिक परिश्रम जन्य से शब्द निरर्थक हैं, बिल्कुल निरर्थक होते हैं, इसमें कोई संकोच नहीं है। और भाषा की उत्पत्ति के लिए सार्थक शब्दों की आवश्यकता होती है, यानी भाषा की जो उत्पत्ति होगी वो ऐसे शब्दों से होगी ना जिनका कुछ अपने अर्थ हों। इनके खुद अर्थ पता नहीं है क्या है, तो मतलब जोर लगा के हईसा, ये क्या है हईसा, कुछ भी शब्द है क्या है, कुछ अर्थ है इसका, कुछ भी नहीं है। निरर्थक शब्द है, तो निरर्थक शब्दों से भाषा की उत्पत्ति कैसे हो जाएगी? अर्थहीन शब्दों से भाषा की उत्पत्ति नहीं होती है, ऐसा कह रहे हैं। बिल्कुल सही बात है भाई, ये पढ़ लेना इसको, ये है यहाँ पर। उसके बाद देखिए भाव इंजक ध्वनि है। यदि आप इसको पढ़ना चाहते हैं तो यहाँ से पढ़ लेना, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो इसका, जो भी आप करना चाहते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर आओ, भाव इंजक ध्वनि सिद्धांत है, ये कहता है भय, हर्ष, क्रोध आदि की अवस्था में ध्वनि द्वारा अपने भाव को प्रकट करना। उसके बाद अनुकरणात्मक शब्द, पशु पक्षियों आदि की ध्वनि के अनुकरण पर शब्द रचना, और भाव संकेत या इंगित अंगों के संकेतों द्वारा भाव प्रकाशन। इसे जोहानसन ने अनजाने अनुकरण कहा है। मतलब क्या है भाई ये? अच्छा, भाषा के विकास की 4 सीढ़ियाँ मानते हैं। कौन मान रहे हैं भाई इसको? डार्विन ने ये 6 असंबद्ध भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन के आधार पर इस सिद्धांत की पुष्टि की। ये भाषा के विकास की 4 सीढ़ियाँ मानते हैं। कौन है? डार्विन है जिन्होंने डार्विनवाद का सिद्धांत दिया था। तो ये 4 ये मानते हैं। चौथा ये है इसमें सूक्ष्म भावों के लिए शब्द बने। अब देखो समीक्षा यहाँ पर ये होगी इसकी, इस समीक्षा की यह सिद्धांत भी सारहीन है, ऐसा कह रहे हैं। अपने अनुकरण शब्द संरचना हास्यपद हैं, दूसरों के अनुकरण पर शब्द रचना मान्य हो सकती है। उसके बाद कहते हैं हाथ, पैर, होठ आदि के आधार पर शब्द संरचना जो है वो कल्पना निर्मूल है, इस प्रकार की कल्पना नहीं कर सकते हैं।
इंगित से भाषा उत्पत्ति मानने पर पशु पक्षियों की भाषा भी विकसित रूप में होती है। वही अलग अलग हैं। देखिए 8वां है संपर्क सिद्धांत। ये क्या कहता है? इस मत के प्रवर्तक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कौन है? रेवेज हैं। यह मत का कथन है कि मनुष्य सामाजिक जीव है, उसमें पारस्परिक संपर्क की प्रवृत्ति जन्म सिद्ध है। इस आधार पर समाज बनता है। प्रारंभ में भूख आदि की अभिव्यक्ति के लिए इंगित एवं मौखिक अभिव्यक्ति का सहारा लिया गया होगा। उस समय जो मौखिक ध्वनियाँ निकली उसे ही धीरे धीरे भाषा बनी, और पहले ये संपर्क भावों के स्तर पर रहा होगा, बाद में विकसित हो गया होगा, है नहीं, मतलब कुछ भी कह रहे हैं ये भी। और संपर्क ध्वनि का विकास संसूचक ध्वनि से होता है। इसमें हल्ला करना, पुकारना आदि शामिल हैं। इसी अवस्था में भाषा के आदिम रूपों का प्रारंभ हुआ होगा। प्रारंभ में ये शब्द जो हैं वो संबंधियों और निकटस्थ वस्तुओं के लिए होंगे। प्रारंभिक शब्दों का संबंध क्रिया से होगा। जैसे माँ का अर्थ होगा माँ दूध दो या पानी दो। बाद में छोटे वाक्य बने होंगे। विचारों के स्तर पर संपर्क बढ़ने से भाषा का विकास हुआ होगा। मतलब कुछ भी कह रहे हैं ये भी, कोई मतलब, चलिए क्या बताएं। प्रोफेसर रेवेज मनोविज्ञान के आचार्य हैं। ये मत बाल मनोविज्ञान, जीवन मनोविज्ञान और आदिम प्राणी मनोविज्ञान पर आधारित है एवं तर्क संगत है। कुछ भाषा शास्त्री इस मत का सुविस्तृत रूप एवं विवरण चाहते हैं, इसीलिए कासिडी जैसे विद्वान इस मत को अमान्य न कहते हुए भी भाषा उत्पत्ति के प्रश्न को अनिर्णीत मानते हैं। और संगीत सिद्धांत है अगला। इसको प्रेम सिद्धांत कहा गया है, वाव थ्योरी कहते हैं इसको। और डार्विन इसके जो हैं प्रवर्तक हैं। स्पेंसर और येसपर्सन, भाई पता ना कर लेना उच्चारण, येसपर्सन अंशतः इस सिद्धांत को मानते हैं। मतलब ये 3-4 लोग हैं, इनको देख लेना। इस सिद्धांत का कथन है कि मानव के संगीत से भाषा की उत्पत्ति हुई है। मानव का जो संगीत है उससे भाषा की उत्पत्ति हुई है, ऐसा कह रहे हैं। आदि मानव भावुक एवं संगीत प्रिय रहा होगा। वह रिक्त समय में कुछ गुनगुनाता रहा होगा। उसकी गुनगुनाने की निरर्थक ध्वनियाँ धीरे धीरे वस्तुओं से संबंधित हो गई होंगी और वे सार्थक हो गई होंगी। प्रेम, शोक, दुख, हर्ष आदि के अवसर पर उच्चरित ये ध्वनियाँ सार्थक शब्द बनी और भाषा की उत्पत्ति हुई। मैं क्या कह सकता हूँ इसमें? इस प्रकार की बातें यदि कोई भाषा विज्ञानी बोल रहा है तो हम क्या कह सकते हैं? चलिए अगला सिद्धांत पढ़ते हैं। प्रतीक सिद्धांत है। इस सिद्धांत के अनुसार यह माना जाता है कि संयोग से या अन्य किसी सामान्य संबंध से किसी शब्द का किसी अर्थ से संबंध हो जाता है और वह शब्द उस अर्थ का प्रतीक हो जाता है। प्रोफेसर स्वीट ने प्रारंभिक भाषा में ऐसे शब्दों की संख्या बहुत अधिक मानी है। भाषा विज्ञान में ऐसे शब्दों को नर्सरी शब्द कहते हैं। माता पिता, भाई बहन आदि से संबंधित होते हैं। इनमें अधिकांश से प्रारंभ ध्वनियाँ ओष्ठ्य होती हैं। अतः अधिकांश भाषाओं में माता पिता, भाई आदि के वाचक शब्द पवर्ग से प्रारंभ होते हैं। जैसे हिंदी में माता, पिता, भाई, बाबा, मामा, मामी आदि। अंग्रेजी में मदर, फादर, ब्रदर आदि। जर्मन में मुट्टेर माँ, मुट्टेर, फाटेर पिता को कहते हैं ना, बुडेर भाई को, मेर मतलब माँ को, पैर मतलब पिता को। ये फ्रेंच में है ना, मेर मतलब माँ को, पैर मतलब पिता को, फ्रेंच में है नहीं। फेर मतलब भाई को। ग्रीक भाषा में मेटेर कहते हैं माँ को, और लैटिन में माटेर कहते हैं माँ को। तो इस प्रकार से है। पवर्ग पापा, बाबा, माँ। ठीक है, कुछ लगती है बात इसमें दम है। चलो, प्रतीक सिद्धांत मूलक भाषा के प्रारंभिक शब्दों की व्याख्या करता है। भाषा में प्रारंभ में नर्सरी शब्द आए, इसमें कोई संदेह नहीं है। मतलब ये बात तो चलो कहीं तो इसमें कह रहे हैं कि कुछ तो आया ऐसा जो स्वीकार किया जा सकता है। ये सिद्धांत स्थूल अर्थों के बोधक शब्दों की उत्पत्ति बता सकता है, सूक्ष्म अर्थों के बोधक शब्दों की उत्पत्ति नहीं बता सकता है, ऐसा कह रहे हैं। उसके बाद 11वां सिद्धांत है समन्वय सिद्धांत। इसके बाद अपनी कक्षा को ख़त्म करेंगे। इसके बाद आगे हम अगली कक्षा में भाषा विज्ञान की बात करेंगे। देखते हैं, इस सिद्धांत के समर्थक एवं प्रवर्तक प्रसिद्ध भाषा शास्त्री हेनरी स्वीट हैं।
उन्होंने कोई नया सिद्धांत प्रस्तुत करने की अपेक्षा सर्व सिद्धांत संकलन को अधिक उपयुक्त समझा है। उनका यह कथन है कि सभी उपयुक्त सिद्धांतों में से आवश्यक सिद्धांतों को एकत्रित कर लिया जाए तो भाषा की उत्पत्ति की समस्या का जो समाधान है वो कुछ समय के लिए या बहुत कुछ हल हो जाएगा, ऐसा कह रहे हैं। प्रोफेसर स्वीट के मतानुसार भाषा का प्रारंभ अनुकरणात्मक भावाभिव्यंजक और प्रतीक शब्दों से हुआ। उन्होंने इसके साथ उपचार प्रयोग को भी स्थान दिया। उपचारों से अभिप्राय है कि सादृश्य मूलक गौण या लाक्षणिक प्रयोग, जैसे चापलूसी के लिए मक्खन शब्द के आधार पर मक्खन लगाना शब्द है नहीं, सादृश्य के आधार पर आलू की आँख, गुरु तृचन, लघु चेष्टाएँ, मधुर आकृति, कटु वचन आदि प्रयोग होने लगे और शब्दों का अनेक अर्थों में प्रयोग होने से अर्थ जो है वो विकसित हो गया। इस प्रकार भाषा का विकास हुआ। मतलब इन्होंने कोई अपना अलग सिद्धांत नहीं दिया है, ये बाकी सारे सिद्धांतों को एक जगह कर दिया है इन्होंने, जो इनको ठीक ठीक लगे हैं। ठीक है। प्रोफेसर स्वीट ने प्रारंभिक शब्दों को 3 भागों में बांटा है। वो कहते हैं कि पहले जो हैं वो अनुकरणात्मक हैं, जैसे म्याऊं म्याऊं है नहीं, कुकू, कोयल, कौवा, गुग्गू, उल्लू आदि। और दूसरे हैं मनोभावाभिव्यंजक, जैसे हा, हो, धिक, छी आदि। उसके बाद प्रतीकात्मक है, सिंबॉलिक, जैसे उपयुक्त नर्सरी शब्द, योग्यतमावेश, योग्यतमावशेष। ठीक है। और यहाँ पर इसकी समीक्षा हुई भाषा की उत्पत्ति समझने के लिए अन्य कोई एकमत शुद्ध न होने से सबका समन्वय उपयुक्त माना गया है। यह सिद्धांत सामान्यतः निर्विरोध रूप से स्वीकार किया गया है। यहाँ करके सब लोग कहते हैं कि भाई हाँ आप ठीक कह रहे हैं। प्रतिभा सिद्धांत देखिए 12वां, मतलब ये कोई सिद्धांत है नहीं, देख लेते हैं इसको। प्रतिभा सिद्धांत के संस्थापक आचार्य भर्तृहरि हैं। वाक्यपदी में भर्तृहरि ने प्रतिभा को विश्व की आत्मा माना है और उसे सर्वशक्तिमान बताया है, सर्वशक्ति संपन्न बताया है। शब्देषु वेताश्रिता शक्ति ही विश्वस्य निबंधनी यत नेत्र प्रतिभात्मायम अभेद रूपम प्रतीयते, ऐसा वाक्यपदी में कहा गया है। इसका मतलब यह है कि शब्दों यानी भाषा में ही विश्व को बांधने की शक्ति है। शब्द भाषा यानी नेत्री है और प्रतिभा आत्मा है। यही शब्द यानी जो भाषा है विभिन्न रूपों में प्रकट होती है। ठीक है। आगे हम भाषा में परिवर्तन की जो दिशाएं हैं उनको पढ़ने वाले हैं। आज कक्षा यहीं समाप्त करेंगे। मिलते हैं हम आपसे अगली कक्षा में।